Hello everyone, welcome back to my channel. This is Smriti. I hope you people are doing good. आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा क्रोमोसोम के ऊपर. आज के सेशन में हम क्रोमोसोम, उसका स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स को कवर करेंगे. सो बिना देर किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो जो वर्ड क्रोमोसोम है वो दो वर्ड से मिलके बना है. पहला वर्ड क्रोमो जिसका मतलब होता है कलर्ड और दूसरा वर्ड है सोमा जिसका मीन्स होता है बॉडी. दैट मीन्स आप इजीली कह सकते हैं कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो कलर्ड बॉडी होते हैं. वाई? क्योंकि हम इनको ईजिली स्टेन कर सकते हैं, इसलिए हम इनको कलर्ड बॉडी मानते हैं. तो वर्ड जो क्रोमोसोम है उसका मतलब होता है कलर्ड बॉडी. इसके अलावा अगर मैं डब्ल्यू फ्लेमिंग की बात करूं तो डब्ल्यू फ्लेमिंग ने सबसे पहले इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को न्यूक्लियस के अंदर विजुअलाइज किया था. विजिबल इन्होंने इसको देखा था और इन्होंने इस स्ट्रक्चर को क्रोमैटिन नाम दिया था. अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है माइटोसिस यानी सेल डिवीजन के बारे में, या आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, तो वहाँ मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो हमारे इनिशियल स्टेज ऑफ सेल डिवीजन होता है, दैट मीन्स जब सेल एम फेज़ में होता है, यानी उसका इनिशियल स्टेज दैट मीन्स प्रोफेज. जब सेल आपका प्रोफेज स्टेज में होता है तो वहाँ आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम ना होकर के अनकॉइल्ड फॉर्म में या थ्रेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं. और इन्हीं क्रोमैटिन फाइबर्स को क्रोमोसोम नाम दिया गया बेल्टियर के अकॉर्डिंगली. सो होपफुली आपको इतना सेशन समझ में आया होगा. इसके अलावा अगर मैं और थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री में जाऊँ क्रोमोसोम के बारे में, तो स्यूटन एंड बेवेरी ने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो कैरियर्स या कह लीजिए फिजिकल कैरियर्स हैं अपने हेरिडिटी करेक्टर के. और इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे उन्होंने अपनी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को भी दिया था. अगर हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो हर एक पर्टिकुलर स्पीशी में हम जानते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट होते हैं, और इसको बेंडन एंड बेवेरी ने बताया था. इसके अलावा अगर हम गैमीट्स की बात करें या हमारे गैमेटिक सेल्स की बात करें तो हमारे गैमेटिक सेल्स का जो क्रोमोसोमल नंबर होता है वो हमेशा हेप्लॉइड होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से. और हमारे सोमैटिक सेल का नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा डिप्लॉइड होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से. और अगर किसी भी इंडिविजुअल में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं तो ऐसी कंडीशन को हम पॉलीप्लॉइड कहते हैं. सो होपफुली अभी तक का सेशन आपको समझ में आया होगा. अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो क्रोमोसोम की डेफिनेशन हमें ये बताती है कि क्रोमोसोम्स क्या है, हमारे यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है विच हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. इसका मतलब हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैरियर ऑफ आर हेरिडिटी हैं, कैरियर्स ऑफ आर जीन्स हैं जो सपोर्ट करते हैं उन्हीं जीन्स को एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसफ़र करने के लिए. इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि हमारे जितने भी क्रोमोसोम होते हैं उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, और वही डीएनए आपका रैप्ड रहता है हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ. डीएनए के ऊपर जब हम बात करेंगे तो इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी, आप इसको वहाँ से कवर कर सकते हैं. जैसा कि हम जानते हैं हमारे डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोसोम में. और आपको शायद ये भी मालूम होगा, आप लोग जानते भी होंगे कि हमारा जो डीएनए के अंदर जो जीन्स होते हैं वो हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डीएनए होते हैं. यानी जीन्स क्या है, हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट हैं जो, या स्मॉलेस्ट सेगमेंट है जो एक डीएनए का पार्ट है. डीएनए हमारे क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हमारे क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियस हमारा सेल का सेंटर पार्ट होता है. सो होपफुली इतना पार्ट आपको कवर हुआ होगा और क्लियर भी हुआ होगा. अगर मैं क्रोमोसोम के साइज़ की बात करूं तो क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर एक स्पीशी में कांस्टेंट रहता है, दैट मीन्स हम यहाँ से समझ सकते हैं कि उस कांस्टेंट नंबर ऑफ स्पीशी का एक पर्टिकुलर साइज़ भी होता ही होगा. दैट मीन्स एवरी स्पीशी के अंदर जो साइज़ है आपके क्रोमोसोम का वो वेरी करता है. और अगर मैं जनरल मेजरमेंट की बात करूँ तो हमारा जो क्रोमोसोम है उसका साइज़ रहता है 0.2 से लेके आपका 50 म्यू मीटर तक. ये आपका जनरल साइज़ है क्रोमोसोम का, तो इसको आपको ध्यान रखना है. हर एक स्पीशी में वेरी करेगा, लेकिन इन जनरल अगर मैं लेंथ वाइज बात करूँ तो हमारे क्रोमोसोम का लेंथ वाइज एक जनरल जो मेजरमेंट है वो है 0.2 से लेके आपका 50 म्यू मीटर तक. सो होपफुली इतना पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा. इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की. जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम आपको अच्छे से विजिबल होगा. यहाँ आप देख रहे हैं कि सेंटर पार्ट इसका जो विजिबल है हमको वो है सेंट्रोमेयर. एंड पॉइंट्स के जो पोर्शंस है उनको हम टेलोमेयर कहते हैं. इसके बाद आप देख रहे हैं क्रोमेटाइड्स इसके अंदर प्रेजेंट है.
राइट, और आप एक शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म देख रहे हैं। सो एक एक करके इनको कवर करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको कवर करूं टेलोमेयर के बारे में, तो टेलोमेयर क्या है, आपके सबसे पहली चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं टेलोमेयर आपके टिप ऑफ द क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, राइट। दूसरी चीज़ अगर मैं इनके बारे में बात करूँ तो जो हमारे टेलोमेयर है ये आपके कंटेन करते हैं हेट्रोक्रोमैटिन मटेरियल को, यानी डीएनए सीक्वेंसेस को ये कंटेन करते हैं। अगर मैं ओवरऑल फंक्शन की बात करूँ टेलोमेयर के, तो ये ऐसे पार्ट हैं क्रोमोसोम के जो अलाउ नहीं करते कि कोई और क्रोमोसोम आकर के इस पोजीशन पे या इस पॉइंट पे आकर के इनसे अटैच हो जाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो ब्रोकन एंड्स हैं उनको भी ये यूनियन होने से अलाउ नहीं करते हैं या यूनाइट होने को अलाउ नहीं करते हैं। तो दो बेसिक फंक्शन हैं इसके। सबसे पहला तो ये जितने भी आपके क्रोमोसोम्स हैं वो इस पार्ट पे आकर के कभी भी अटैच नहीं होएगा। इसका मतलब अगर आपको ध्यान होगा, हम जब डिवीज़न पढ़ रहे थे, सेल डिवीज़न के बारे में जब हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ रहे थे, तो वहाँ हमने काइज़माटा एक कॉन्सेप्ट को कवर करा था। वहाँ आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट रहता है जहाँ से क्रोमोसोम अटैच होते हैं, बट वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कभी भी आपका टिप ऑफ द क्रोमोसोम यानी आपका टेलोमेयर पे नहीं होगा। पहला चीज़ तो ये। दूसरा, कभी भी आपका जो टेलोमेयर है वो अलाउ ही नहीं करेगा कि जो ब्रोकन एंड्स है उसको यूनाइट कर दिया जाए, या वो कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि उसके जो ब्रोकन पार्ट्स है वो वापस से अटैच हो सके या यूनाइट हो सके। तो ये दो मेजर फंक्शंस हैं जो आपके टेलोमेयर परफॉर्म करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर इसके कंटेंट की मैं बात करूँ तो ये एक ऐसा पार्ट है जिसके अंदर आपका डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट रहेगा। वैसे तो आपका एंटायर क्रोमोसोम ही डीएनए सीक्वेंस को कवर करता है, लेकिन आपका जो मेजर फंक्शन रहेंगे वो यही रहेंगे कि आपके बेसिकली अटैचमेंट को या स्टिक होना को किसी और क्रोमोसोम से अलाउ नहीं करते हैं। इसके बाद अगर मैं आपके सेंट्रोमेयर पे आऊँ तो ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जहाँ से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं, और ये स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर्स सपोर्ट करते हैं क्रोमोसोम को डिवाइड होने में और इक्वेटोरियल पोजीशन पे अटैच होने के लिए जब भी सेल को डिवाइड होना होता है, राइट। तो सेंट्रोमेयर का बेसिक फंक्शन क्या हुआ? बेसिक फंक्शन ये हुआ कि ये मूवमेंट से रिलेट करता है, यानी क्रोमोसोम जब अटैच हो जाते हैं या ऐसे करके, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ देखी होंगी सेल डिवीजन के ऊपर, तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि इस तरीके से हमारी जो क्रोमोसोम है जब मेटाफेज स्टेज में होते हैं सेल डिवीजन के, तो एक इक्वेटर पे या एक लाइन पे इस तरीके से अलाइन हो जाते हैं। और ये अलाइनमेंट कौन कराता है? ये अलाइनमेंट आपके स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन से होता है। दैट मीन्स इनका मूवमेंट प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस जब ये अगले स्टेज में जाते हैं, जब ये एनाफेज स्टेज में जाते हैं, तो ये पोल्स अपार्ट मूव करने लगते हैं, और ये पोल्स अपार्ट मूवमेंट भी कंडक्ट कराने में आपको सेंट्रोमेयर ही सपोर्ट करता है। सो ये दो बेस्ड फंक्शंस हैं। सबसे पहला कि एक तो ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है अपने सिस्टर क्रोमेटाइड्स का, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यही क्या करता है, मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट द स्टेज ऑफ एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन उसको सपोर्ट करता है। सो होपफुली इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद अगर मैं आपको बात करूँ शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म की, तो आप देख सकते हैं कि जो पोर्शन, जो एरिया शॉर्टर है क्रोमोसोम का, उसको हम शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम कहते हैं, और जो एरिया आपका लॉन्गर है क्रोमोसोम का, या जो आपके क्रोमेटाइड लॉन्गर है क्रोमोसोम के अंदर, उसको हम लॉन्ग आर्म बोलते हैं। अब जहाँ यहाँ आप दो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, दो विंग्स देख रहे हैं इस तरीके से, दो विंग्स ये आपके साथ में सिस्टर क्रोमेटाइड्स कहलाती हैं। आप इसको सिस्टर क्रोमेटाइड्स बोलेंगे। ओके, ये दो आर्म्स जो क्रोमोसोम की हैं ऑल टुगेदर सिस्टर क्रोमेटाइड कहलाएंगे। सो होपफुली इतना पार्ट आपको कवर हुआ होगा। इसके अलावा अगर मैं और चीज़ों की बात करूं, या इसके अलावा और भी दो स्ट्रक्चर्स हैं जो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, दो पोर्शंस या रीजन्स हैं जो क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। वो है सबसे पहला आपका प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जो आपके नॉन स्टेनेबल रीजन्स होते हैं क्रोमोसोम के अंदर, जिसको हम स्टेन नहीं कर सकते। इसके अलावा सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शंस भी आपके स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। वो आपके क्या है, वो बेसिकली फिक्स्ड पोजीशन है क्रोमोसोम की, जो यूज़ करी जा सकती है फॉर लोकेटिंग अ स्पेसिफिक सेट ऑफ क्रोमोसोम को। तो ये आपका ओवरऑल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर था। होपफुली आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अगली साइड पे। अब हम बात करते हैं कैरियोटाइप की। कैरियोटाइप क्या है? कैरियोटाइप एक सेट है क्रोमोसोम का जो हर एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है, यानी आप कह सकते हैं एक ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम है
एक ग्रुप ऑफ या एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है जो हर एक इंडिविजुअल के अंदर पर्टिकुलरली प्रेजेंट होता है और हर एक इंडिविजुअल इसको अलग अलग वेरी करेगा या इसके बेस पे अलग अलग वेरी करेगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इडियोग्राम से, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एक नॉर्मल ह्यूमन कैरियोटाइप का। सो बेसिकली अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि कैरियोटाइप होता क्या है, तो कैरियोटाइप बेसिकली क्या है, एक अरेंजमेंट है क्रोमोसोम का, यानी एक ऑर्डर है जिसमें क्रोमोसोम अरेंज होते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ये क्रोमोसोम का अरेंजमेंट है, ये आपका हमेशा एक पर्टिकुलर सीरीज में होगा। सबसे पहले तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक सीरीज में एक लाइन में चल रहा है ये, राइट, एक सीरीज में होना है। और ये भी सीरीज आपको ध्यान रखना है कि ये सीरीज आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या डिसेंडिंग साइज ऑफ द क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी सबसे बड़ा क्रोमोसोम पहले और सबसे छोटा क्रोमोसोम लास्ट में आएगा, डिक्रीजिंग साइज की तरफ होनी चाहिए, राइट। तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम कैरियोटाइप में ध्यान रखते हैं। सबसे पहले तो ये कि एक इंडिविजुअल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, हर एक इंडिविजुअल के अपने जितने भी क्रोमोसोम है उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, उसका जो मैपिंग है, हम उसको कैरियोटाइप कहते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका सा क्या है, इसको हम इडियोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ये इडियोग्राम है, इसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा जो हमारे कैरियोटाइपिंग हम करते हैं उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें क्रोमोसोम को डिक्रीजिंग साइज में अरेंज करते हैं। तो ये आपका कैरियोटाइप है। इसी के बेस पे, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हमारे दो तरीके के कैरियोटाइपिंग हो सकती है। पहला है आपका सिमेट्रिकल कैरियोटाइपिंग, पहला है सिमेट्रिकल कैरियोटाइपिंग। इसमें क्या होता है, सिमेट्रिकल कैरियोटाइपिंग में आपके जो क्रोमोसोम है उनके बीच में, यानी आपका जो फर्स्ट क्रोमोसोम और जो आपका लास्ट क्रोमोसोम है उनके बीच में हल्का सा डिफरेंस होता है, यानी उनका जो साइज़ है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस अगर है तो उस तरीके का कैरियोटाइप हमारा सिमेट्रिकल कैरियोटाइप कहलाता है। इसके अलावा एक और तरीके का कैरियोटाइप हमारे मतलब एक तरीके का और कैरियोटाइप हम करते हैं, वो है आपका एसिमेट्रिकल। तो डेफिनेटली ये क्या होगा, ये आपका सिमेट्रिकल का उल्टा होने वाला है। दैट मीन्स वहाँ पर क्या था, वहाँ पर आपका लिटिल डिफरेंस था बिटवीन द लेंथ एंड साइज ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट क्रोमोसोम। इसमें क्या होगा, लार्ज डिफरेंस होगा बिटवीन द लेंथ एंड साइज ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट क्रोमोसोम। तो अगर आपके पास बहुत सारे डिफरेंस है, मतलब पहले और आखिरी क्रोमोसोम में अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है लेंथ और साइज में, तो जो कैरियोटाइपिंग है वो आपका एसिमेट्रिकल कहलाएगा। और अगर थोड़ा डिफरेंस है लेंथ और साइज में, तो उस तरीके का आपका कैरियोटाइप सिमेट्रिकल कैरियोटाइप कहलाएगा। सो होपफुली इतना पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम की। देखिए, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर के बेस पे हमारे क्रोमोसोम 4 पार्ट्स में आइडेंटिफाई किए गए हैं या 4 तरीके के आइडेंटिफाई किए गए हैं। सबसे पहला है टीलोसेंट्रिक, फिर एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। आप इसको समझने के लिए यहाँ मैंने साइड में डायग्राम भी दे रखा है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम की, जो यहाँ हम देख पा रहे हैं, तो हमारे जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है वो कौन सा क्रोमोसोम होता है, वो क्रोमोसोम हमारा ऐसा है जिसमें सेंट्रोमेयर टिप्स पे प्रेजेंट हो, यानी सेंट्रोमेयर जो सेंटर पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम है जो दोनों क्रोमोसोम को अटैच करता है, वो पार्ट अगर टिप पे प्रेजेंट हो तो इस तरीके का क्रोमोसोम हमारा टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाता है। और जब हम इसको एनाफेज में देखते हैं तो एनाफेज में ये क्रोमोसोम हमको आई शेप में विजिबल होता है, यानी इट लुक लाइक एन अल्फाबेट, अ कैपिटल अल्फाबेट आई एट एनाफेज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन। अब आती है दूसरे क्रोमोसोम के बाद जो आपका है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका सेंट्रोमेयर ऑलमोस्ट नियर टिप ऑफ द क्रोमोसोम होता है। दैट मीन्स जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि टिप ऑफ द क्रोमोसोम के पास है, टिप पे नहीं है, टिप से थोड़ा नीचे है लेकिन उसके पास है। तो इस तरीके का क्रोमोसोम आपका एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाता है। लेकिन अगर हम इसको एनाफेज पे विजुअलाइज करें तो एनाफेज पे इट विल लुक लाइक अ जे शेप्ड स्ट्रक्चर। इसके बाद आता है सब मेटासेंट्रिक पे। सब मेटासेंट्रिक वो क्रोमोसोम होते हैं जिनका जो सेंट्रोमेयर है वो लिटिल अवे होता है फ्रॉम द सेंटर, यानी आप देख रहे हैं जैसे यहाँ ये एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं है, इट इज़ अ बिट अवे फ्रॉम
सेंटर, यानी ये टिप पर भी नहीं है, टिप से थोड़ा नीचे भी नहीं है, सेंटर में भी नहीं है, लेकिन टिप और सेंटर के बीच में है। तो इस तरीके का क्रोमोसोम आपका सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाता है। और आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है इस टाइप के क्रोमोसोम में, कि जब भी ये क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं तो ये आपके 2 अनइक्वल आर्म्स को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और एनाफेज स्टेज में अगर हम इसको विजुलाइज करें तो एनाफेज स्टेज में आपके सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम एल शेप के दिखते हैं। अब आता है लास्ट क्रोमोसोम जो है आपका मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जैसे नाम ही बता रहा है, मेटासेंट्रिक मीन्स सेंटर में प्रेजेंट है। तो यहाँ आपका सेंट्रोमेर हमेशा सेंटर में प्रेजेंट करता है या सेंटर में लाई करता है। और एनाफेज स्टेज में इस तरीके के क्रोमोसोम आपके वी शेप के दिखते हैं। सो होपफुली आपको पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर के बेस पे चारों तरीके के क्रोमोसोम क्लियर हुए होंगे। और साइड बाय साइड एनाफेज पे ये कैसे विजुअलाइज किए जाते हैं, कैसे दिखते हैं, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब बात करते हैं क्रोमोसोम की ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर। देखिए हमारे पास, हमको मालूम है कि हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को अगर मैं नंबर में डिवाइड करूं तो इन नंबर ही हमारे पास 46 हो गए, राइट। 23 पेयर दैट मीन्स 46 इन नंबर। तो ये जो 46 इन नंबर क्रोमोसोम है ये आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला है ऑटोसोम और दूसरा है सेक्स क्रोमोसोम। देखिए आउट ऑफ दिस 23 पेयर 22 पेयर जो होते हैं वो आपके ऑटोसोम सब में आते हैं और आपके सेक्स क्रोमोसोम में सिर्फ एक सिंगल पेयर आता है। सो इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो इट इज़ गोइंग टू मेक यू 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। सो होपफुली इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। इसके बाद बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम की, कि कितने तरीके के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। देखिए मेल्स एंड फीमेल्स में अलग अलग तरीके के सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। जो अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स के जो सेक्स क्रोमोसोम है उसको हम एक्स एंड वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये एक एक्स है और ये एक वाई क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इस तरीके का क्रोमोसोम अगर हमारे को विजुलाइज हो रहा है तो दैट मीन्स द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज अ मेल, राइट। अगर इसी में मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं एक्स एंड एक्स, राइट। तो अगर हमें क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम अगर एक्स एक्स विजुलाइज हो रहे हैं, एक्स एक्स अगर दिखाई दे रहे हैं तो वो हमेशा हमारा डॉटर होगा या गर्ल चाइल्ड होगा। सो होपफुली सेक्स के बेस पे या सेक्स क्रोमोसोम के बेस पे आप यहाँ समझ चुके होंगे कि हम किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं सेक्स ऑफ एनी ऑफ द चाइल्ड या एनी ऑफ द इंडिविजुअल। अगर सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज एक्स एक्स तो हम उसको मेल, सॉरी एक्स वाई तो हम उसको मेल काउंट करेंगे, और इफ़ द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज एक्स एक्स तो हम उसको फीमेल काउंट करेंगे। सो होपफुली इतनी भी बात आपको क्लियर हुई होगी। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं स्टेनिंग के बेस पे, तो स्टेनिंग के बेस पे हमारे दो तरीके के क्रोमोसोम होते हैं। पहला है आपका यूक्रोमैटिन और आपका दूसरा जो क्रोमोसोम है, वेट, जो हमारा पहला क्रोमोसोम है वो है यूक्रोमैटिन और हमारा दूसरा क्रोमोसोम है दैट इज हेटेरोक्रोमैटिन। अब डिस्कस करते हैं कि ये दोनों क्रोमोसोम एक्चुअली हैं क्या। देखिए अगर हम यूक्रोमैटिन क्रोमोसोम की बात करें, सबसे पहले तो हम इनको देखते हैं, या ये कह लीजिए ये आपके इनर पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। ये हाईली रिच है इन जीन्स, और थर्डली ये लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। दैट मीन्स इनके जो स्ट्रक्चर है वो लेस कॉम्पैक्ट होते हैं नेचर, इसी वजह से इनको हम ईजिली से ट्रांसक्राइब कर सकते हैं। तो ये तो प्रॉपर्टीज़ रही आपकी यूक्रोमैटिन्स की। प्लस ये आपके जो क्रोमोसोम से अगर हम इनको स्टेन करें तो ये आपके लाइटली स्टेन्ड रीजन्स रहने वाले हैं, यानी जो क्रोमोसोम लाइटली स्टेन्ड होंगे वो क्रोमोसोम आपके यूक्रोमैटिन कहलाएंगे। ऑन द अदर हैंड जो क्रोमोसोम एग्जैक्ट ऑपोजिट है इनके वो हमारे हेटेरोक्रोमैटिन होंगे डेफिनेटली। दैट मीन्स सबसे पहले आपके हेटेरोक्रोमैटिन टाइटली पैक्ड होंगे, इनको असेस करना ट्रांसक्रिप्शन के लिए इजी नहीं होगा। ये क्रोमोसोम के इनर साइड पे नहीं, न्यूक्लियस के इनर साइड पे नहीं, न्यूक्लियस के पेरीफेरी पे ज़्यादा आपको विजुअलाइज होंगे, और इनका स्ट्रक्चर भी लेस कॉम्पैक्ट होने की जगह ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा। और अगर हम इसको स्टेन करें तो जो रीजन डार्कली स्टेन हो जाते हैं उन रीजन्स को
हम या उन क्रोमोसोम्स को हम हेट्रोक्रोमैटिन कहते हैं। सो होपफुली ये दोनों टॉपिक भी आपको कवर हुए होंगे और क्लियर हुए होंगे। तो ये 2 क्रोमोसोम्स हैं हमारे स्टेनिंग के बेस पर। होपफुली आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।